जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम विज्ञान का जो नया टॉपिक है आपका केमिस्ट्री का, धातु और अधातु, इन दोनों के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इसमें कि आवर्त सारणी में वर्गीकृत सभी 118 तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर परमाणु क्रमांक के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। और ये जो 3 भाग हैं वह कौन कौन से? पहले हैं धातु तत्व, दूसरे हैं अधातु तत्व और तीसरे हैं उपधातु तत्व। इन्हें कहेंगे आप क्या? ऐसे तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं वो धातु कहलाते हैं। ऐसे तत्व जो द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं अधातु कहलाते हैं। और ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करते हैं उन्हें अपन उपधातु के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस में केवल धातु और अधातु के बारे में पूछा गया है। तो पहले हम इन दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आपके सिलेबस में दिया है उतना ही पढ़ के हम रह जाए। ज़्यादा फोकस इन दोनों पे करेंगे और थोड़ा बहुत हम इसको भी जान लेंगे। ठीक है, जैसा कि हेडिंग में लिखा है धातु तत्व, तो परिभाषा पढ़ेंगे अपन कि ऐसे तत्व जो सामान्य तापमान कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान सामान्य तापमान कहलाता है। सामान्य तापमान पर किस अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। और जो चमकदार होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, लोचनशील होते हैं और ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, उन्हें ही अपन क्या कहते हैं? धातु तत्व कहते हैं। सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। केवल अपवाद के रूप में पारा, जिसे आप Hg या मरकरी के नाम से जानते हैं सॉरी, यह केवल द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखेंगे आप, धातुएं जितनी होती हैं सभी की सभी ठोस अवस्था में होती हैं, केवल पारे को छोड़कर। ठीक है, आगे है इसमें धातुओं से संबंधित कुछ बिंदु, जिसमें आवर्त सारणी में सभी धातु तत्व बाईं ओर व बीच में उपस्थित है। तो जो आवर्त सारणी है, एक हिस्सा तो उसका ये होता है एस ब्लॉक, बीच वाला हिस्सा कहलाता है डी ब्लॉक और जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको अपन बोलते हैं पी ब्लॉक। और इसके नीचे एक और होता है, इसे अपन बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो दाईं ओर मतलब ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट वाला हिस्सा, ये वाला क्या कहलाएगा? हमारा राइट वाला हिस्सा। तो इस तरफ वाले हिस्से में और बीच वाले हिस्से में जो भी तत्व रखे हैं सभी के सभी क्या कहलाते हैं? धातु। ठीक है, प्राचीन काल में मतलब पुराने जमाने में स्टार्टिंग में धातुओं की संख्या कितनी हुआ करती थी? 8। और वह धातु कौन कौन सी थी? कार्बन, सोना, टिन, लेड को ही अपन सीसा कहते हैं, चांदी, लोहा, पारा और एंटीमनी। इन 8 धातुओं को पुराने जमाने में प्रागैतिहासिक धातु के नाम से जाना जाता था। और इनकी जो कुल संख्या हुआ करती थी स्टार्टिंग में कितनी थी? केवल 8। और यदि हम आज की बात करें वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में कुल धातुओं की संख्या कितनी हो गई है? लगभग 92 के बराबर। कितनी है? 92। कहीं कहीं इसका 93 भी दिया है। यदि ऑप्शन में 92 नहीं है तो उत्तर फिर हमारा 93 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम इसमें धातुओं के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गुणों में हम धातुओं के भौतिक गुण, जिन्हें अपन फिजिकल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो धातुओं का सबसे पहला भौतिक गुण है कि धातुएं आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब है कि धातुओं को बार बार यदि अपन ऊपर से ठोकते हैं, पीटते हैं, तो वो उतनी ही ज़्यादा फैलती चली जाएंगी, मतलब ये तार के रूप में फैल जाएंगी। तो इनमें भी सबसे ज़्यादा जो आघात वर्धनीय धातु है वह कौन सी? सोना। और उसके बाद कौन है? चांदी। तो ये 2 नाम आप याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय सोना और उसके बाद क्या होती है? चांदी होती है। दूसरा है धातुएं तन्य होती हैं। तन्य का मतलब होता है खींचने पर वो तार में बदल जाती हैं।
अर्थात यदि आप 100 ग्राम चांदी लेते हैं तो 100 ग्राम चांदी से लगभग 200 मीटर लंबा जो तार होता है वह खींचा जा सकता है। किससे? केवल 100 ग्राम चांदी से। अतः धातुएं कैसी होती हैं? तन्य होती हैं। ये बात आप याद रखेंगे कि 100 ग्राम चांदी से कितने मीटर लंबा तार खींचा जाता है। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है इसमें कि धातुएं चमकदार होती हैं, शाइनी होती है। जैसे इन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये चमकदार दिखाई पड़ती है। अगला है कि धातुओं का उच्च घनत्व होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि धातुओं के जो अणु होते हैं अंदर वाले, वह क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? अंतरः अणु बंध के द्वारा चिपके रहते हैं या फिर बंधे होते हैं, और इनके अणु ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। तो जब भी किसी भी क्षेत्र में अणुओं की संख्या ज़्यादा होती है, इसका मतलब उनका घनत्व क्या होता है? उच्च होता है या फिर अधिक होता है। ठीक है। आगे है इसमें कि धातुएं कठोर होती हैं। कठोर मतलब वही ठोस अवस्था वाली, जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट। ये मुख्यतः क्या है? कठोर धातुएं। परंतु कुछ धातुएं मुलायम भी होती हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। यह दोनों धातुएं इतनी ज़्यादा मुलायम होती हैं कि इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो कई बार पेपर में पूछा जाता है कि चाकू से काटे जाने वाली धातु निम्न में से कौन सी है? तो या तो आंसर आपका सोडियम होगा, ये वाला, या फिर आंसर क्या होगा हमारा? पोटेशियम के। दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। डिपेंड करता है कि हमें प्रश्न के विकल्प में क्या पूछा गया है। आगे है कि धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में ही होती हैं, परंतु सामान्य तापमान पर जो पारा धातु होती है, जिसे अपन मरकरी कहते हैं, यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। आगे है धातुएं ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। सुचालक को ही हम चालक कहते हैं। परंतु अपवाद स्वरूप जो लेड होता है, जिसे अपन सीसा कहते हैं, पीबी, और जो पारा होता है मरकरी, एचजी, ये दोनों उस विद्युत के तो क्या होते हैं? सुचालक। लेकिन जो ऊष्मा होती है उसके क्या होते हैं? ये कुचालक। तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे। अगला है कि धातुओं का गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होते हैं? इनके उच्च होते हैं, मतलब हाई होते हैं। इसलिए टंगस्टन जो धातु होती है, इसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट के रूप में किया जाता है। तो जो ये बल्ब होता है कांच वाला ऐसा, ये तो इसमें ऐसे यहाँ पे एक तार लगा होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और ये फिलामेंट काय का बना होता है? हमारा टंगस्टन धातु का फिलामेंट। ये बात भी आप इसमें याद रखेंगे। और इसमें भी सबसे ज़्यादा गलनांक किसका ही होता है? टंगस्टन धातु का, जो कि इसके माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। अगला है कि धातुएं ध्वन्यात्मक व अनुनादपूर्ण होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब धातुओं को किसी ठोस सतह पर टकराते हैं तो उनमें से क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि हमारे हाथ से लोहे का कोई टुकड़ा छूट जाए और वो जमीन से टकराए तो उसमें क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। अतः धातुओं में अनुनाद की स्थिति बनती है। अब आगे हम इसमें धातुओं के जो रासायनिक गुण होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला रासायनिक गुण है कि धातुओं के जो परमाणु होते हैं उनके बाह्यतम कोश में सामान्यतः 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अर्थात धातुओं का जो अष्टक होता है वह अधूरा रहता है, अर्थात अपूर्ण होता है। आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी कि किसी भी परमाणु में एक क्या होता है? नाभिक, जो कि बीचों बीच में रहता है, और नाभिक के चारों तरफ ऐसे गोल गोल क्या बने होते हैं? कोश बने होते हैं। क्या कहलाते हैं ये? कोश। और जो कोश सबसे बाहर तरफ होता है उसी को अपन बोलते हैं बाह्यतम कोश। क्या कहते हैं? बाह्यतम कोश। ये हमें नील्स बोर नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। तो यदि किसी भी धातु तत्व के हम बाह्यतम कोश की बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 3 तक हो सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है। जैसे हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12।
इसके पहले वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में कितने, 2। तो ये वाला जो बाहर वाला आप देख रहे हैं, ये वाला, इसी को बोलते हैं बाह्यतम कोश। तो इस वाले में 1 है, इस वाले में 2 है, इस वाले में कितने, 3। इनसे अधिक इसमें नहीं होते हैं। अगला बिंदु है, धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका अष्टक पूरा नहीं होता है। तो अष्टक पूरे करने के लिए ये दूसरे तत्व के साथ क्या करती हैं, क्रिया करती हैं, इसलिए धातुएं कैसी होती हैं, क्रियाशील होती हैं। अन्य तत्वों के साथ आसानी से जुड़ के क्या करती हैं, यौगिकों का निर्माण करती है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति होती है और धातुएं सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाती है। यदि अपन बात करें सोडियम की, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना, 11। तो अंतिम वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। मतलब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर देगा, दान में दे देगा और अपने ऊपर क्या लगा देगा, प्लस का साइन। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद या इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या लगा लेती हैं अपने ऊपर, धन आयन। ठीक है, तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे, आईएमपी बना के इसे आप नोट करेंगे। आगे है कि धातुओं की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वह बहुत कम होती है, अधातुओं की अधिक होती है। ठीक है, अगला है कि सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके धातु का एक ऑक्साइड बनाती हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कंबशन या दहन कहते हैं। और इसी की उपस्थिति में धातुएं जलना प्रारंभ करती हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है कि जो अधिक क्रियाशील वाली धातुएं होती हैं वो नॉर्मल वाटर के साथ में, जो सामान्य पानी होता है उसके साथ में नॉर्मल टेम्परेचर पर अभिक्रिया कर लेती हैं। लेकिन जो कम क्रियाशील वाली धातुएं होती हैं वो पानी से नहीं करती हैं अभिक्रिया, वो पानी का जो दूसरा रूप होता है वाष्प वाला, जो कि गर्म होता है, उसी से अभिक्रिया करती हैं। अगला है कि धातुएं अम्ल और क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवणों का निर्माण करती हैं। ठीक है, आगे है कुछ नोट दिया हुआ है धातुओं के बारे में। तो इसका पहला बिंदु है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित धातु तत्व कौन सा है, तो क्या होगा वो, एल्यूमिनियम। और इसका सिंबल क्या है, Al। सबसे भारी धातु कौन सी होती है, ऑस्मियम, और ये पाई जाती है ब्लॉक डी में। ठीक है, सबसे हल्की धातु तो ये होती है कौन सी, लिथियम। तो ये दोनों बातें याद रखेंगे आप कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है और सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। ठीक है, आगे है इसमें कि सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु तो वह कौन सी होगी, सोना, जिसे अपन Au कहते हैं। और इसके बाद कौन सी होती है दूसरे नंबर पे, चांदी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, Ag। अगला है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है, तो वह कौन सी है, सीजियम, जिसे हम Cs सिंबल से दर्शाते हैं। ठीक है, अब हम आगे इसमें धातु से संबंधित जो महत्वपूर्ण हमारे यौगिक होते हैं कि कौन कौन से यौगिक हैं और कौन कौन सी महत्वपूर्ण हमारी धातुएं होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि यदि मैं इतना पढ़ा के छोड़ देता हूं आपको, तो इतने से बेटा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम निकले और आपका सिलेबस अच्छे से पूरा हो, आप हर एक बात को डिटेल से जानें। ठीक है, क्योंकि अब क्या हो गया है, एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज हो गया है आपका और नेगेटिव मार्किंग भी हो गई है। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि हमें जैसा जो भी पढ़ना है, हर एक टॉपिक को डिटेल से और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण धातु है उसका नाम है सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। परमाणु क्रमांक 11। जिस तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। तो परमाणु क्रमांक 11 है, तो 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 11 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। यदि हम बात करें सोडियम का द्रव्यमान, मतलब इसका वजन कितना होता है परमाणु का, तो आंसर कितना हो जाएगा, 23। और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, 12। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकाली जाती है, यदि मैं इस द्रव्यमान में से इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन की संख्या को घटा दूं तो क्या बन मिलता है मुझे,
न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाती। तो इसमें से आप प्रोटॉन की संख्या घटा दें तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाती है। ये नंबर हमें आवर्त सारणी से याद करने होते हैं। ठीक है। जब हम सोडियम की बात करते हैं तो यह अत्यंत क्रियाशील धातु होती है। यदि हम इसे हवा में निकालेंगे तो हवा में उपस्थित वायु से क्रिया करके ये स्वयं को जलाना शुरू कर देती है। इसलिए इसे अधिकतर मिट्टी के तेल में या केरोसिन के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। आगे है कि सोडियम धातु कास्टनर विधि के द्वारा द्रवित NaOH के विद्युत अपघटन से प्राप्त की जाती है। तो इस पूरे तथ्य में केवल आपको एक ही बात याद रखनी है कि सोडियम धातु कौन सी विधि से प्राप्त की जाती है। तो इस विधि का नाम याद रखेंगे, कास्टनर। और एक और अन्य विधि होती है जिसका नाम होता है डाउन विधि। तो सोडियम धातु को प्राप्त करने की दो विधियां होती हैं। एक होती है कास्टनर। इस विधि में NaOH से हम क्या करते हैं, सोडियम धातु प्राप्त करते हैं। और डाउन विधि में हम NaCl से सोडियम धातु प्राप्त करते हैं। तो दोनों बातें हमें इसमें याद रखनी है। ठीक है। आगे है, सोडियम धातु का जो रंग होता है वह चांदी के जैसा कैसा होता है, सफेद होता है या श्वेत। आगे है, चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन सी होती है, हमारी सोडियम। क्योंकि हम सोडियम के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये बात हमें इसमें पता होना चाहिए। अगला बिंदु है कि सोडियम धातु बेंजीन और ईथर में क्या होती है, विलय होती है। यदि हम इसे बेंजीन में डुबो दें या फिर ईथर में डुबो देते हैं तो उसमें क्या होती है, ये घुल जाती है। ठीक है। अगला है कि द्रवित अवस्था की जो सोडियम होती है उसका प्रयोग नाभिक के जो रिएक्टर होते हैं उन रिएक्टरों को ठंडा करने में या उनमें ठंडक उत्पन्न करने में किया जाता है। किसका, द्रवित सोडियम का उपयोग। आगे है इसमें कि सोडियम अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो ये बात आप याद रखेंगे, हमारे लिए IMP है। अगला है कि सोडियम लेड, लेड मतलब हो जाएगा हमारा सीसा या PB मिश्र धातु का उपयोग, मतलब Na और जो PB है इन दोनों को जोड़ के एक मिश्र धातु बनाई जाती है जिसे हम सोडियम लेड कहते हैं। और इसका जो उपयोग होता है वह विभिन्न प्रकार के जो अपस्फोटन होते हैं जिसे अपन बोलते हैं एंटी नॉकिंग, वाहनों में होने वाली जो खड़खड़ की आवाज़ होती है उसी को रोकने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, तो एंटी नॉकिंग में। ठीक है। तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे। आगे है इसमें कि सोडियम धातु के यौगिक। तो सोडियम धातु से संबंधित जो महत्वपूर्ण यौगिक हैं हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला NaOH। NaOH को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से पढ़ते हैं और इसी को हम कास्टिक सोडा या दाहक सोडा के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, रंग या रेयॉन बनाने में, दूसरा है कृत्रिम रेशा बनाने में, साबुन बनाने में और पेट्रोलियम के जो पदार्थ होते हैं उनको शुद्ध करने में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। पेपर के लिए आपको क्या याद करना है कि निम्न में से कौन सा कास्टिक सोडा का सूत्र है, तो NaOH को हम कास्टिक सोडा कहते हैं। और थोड़े बहुत आप इसमें उपयोग पढ़ लेना, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है। सोडियम का दूसरा यौगिक है NaCl जिसे अपन सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक के नाम से जानते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि निम्न में से साधारण नमक का सूत्र क्या होता है जो हम घर पे खाते हैं, वो क्या होगा, NaCl। आगे है कि ये जो NaCl होता है वो कैसे बनता है, कि जो समुद्र का जो जल होता है उसे जो धान की जो गड़ैयाँ बनती हैं, ठीक है, उसी की तरह उसमें समुद्र के जल की बनाई जाती है और उसमें क्या होता है, बाष्पीकरण पानी का, और बाष्पीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, नमक बनता है। ठीक है। आगे कि मानव शरीर में डिहाइड्रेशन, इसका मतलब है जल की कमी होना,
के समय NaCl की मात्रा भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब कभी मानव के शरीर में जल की मात्रा में कमी आती है तो उस स्थिति में ऐसा कौन सा यौगिक होता है जो कि कम हो जाता है, तो आंसर होगा NaCl। आगे है इसमें कि नमक में अशुद्धि के रूप में हम मैग्नीशियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। नमक मतलब क्या हो जाएगा हमारा NaCl। तो ये बात भी आप इसमें याद रखेंगे। सोडियम का अगला यौगिक है Na2CO3, जिसे अपन सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। इसका एक अन्य नाम है बासिंग सोडा, इसी को बोलते हैं धोने वाला सोडा, और इसी को अपन धावन सोडा के नाम से जानते हैं। तो 3 नाम होते हैं सोडियम कार्बोनेट के, जो कि आपको याद रखना है। कपड़े धोने में इसका प्रयोग करते हैं। कास्टिक सोडा मतलब NaOH को बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। और पानी का जो खारापन होता है उसको दूर करने में भी इसका प्रयोग करते हैं। ये कौन सी विधि से प्राप्त होता है, तो लेब्लॉन्क, सॉल्वेई, ये 2 विधियां होती हैं जिस विधि की सहायता से हम सोडियम कार्बोनेट को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये बात हम इसमें याद रखेंगे। सोडियम का अगला यौगिक है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसे हम बेकिंग सोडा के नाम से या फिर खाने वाले सोडे के नाम से जानते हैं। ये वही वाला सोडा होता है जिसे यदि हम आटे में मिला दें तो आटे की जो रोटियां होती हैं वह अच्छी तरीके से क्या होती हैं, फूल जाती हैं। आप इसमें ये बात भी याद रखेंगे कि जब रोटियां सिकती हैं और फूलती हैं तो उसमें जो गैस बाहर निकलती है भाप के रूप में, वह कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका प्रयोग एसिडिटी को दूर करने में, बेकिंग पाउडर बनाने में और अग्निशामक यंत्रों में की जाती है। ठीक है, आगे हैं सोडियम से संबंधित कुछ नोट जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है कैलगन, जो कि सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसी को अपन क्या कहते हैं, कैलगन कहते हैं। और इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं अपन, जल की जो कठोरता होती है उसको दूर करने में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है इसमें कि कैलगन किस तत्व से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, सोडियम से। अगला है सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, फॉस्फेट को हम माइक्रोकॉस्मिक लवण के नाम से जानते हैं। अगला है बोरेक्स या सुहागा, जिसे अपन सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। इसी को अपन बोरेक्स कहते हैं। इसका काम भी क्या होता है, जल की कठोरता को दूर करने के लिए और उसे मृदु बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला है इसमें सोडियम थायोसल्फेट का जो प्रयोग होता है फोटोग्राफी में नेगेटिव और पॉजिटिव मार्किंग करने में, और चांदी और जो सोना होता है उसके निष्कर्षण में किया जाता है। और सोडियम थायोसल्फेट को ही हम हाइपो के नाम से भी जानते हैं। ये बात भी आप इसमें याद रखेंगे। अगला बिंदु है इसमें कि सोडियम परऑक्साइड, ये हमारे एग्जाम के लिए IMP है कि इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। तो जो हवाई जहाज होते हैं और जो हॉस्पिटल्स होते हैं, यदि इनको अंदर से बंद कर लिया जाए, स्पेशली हवाई जहाज की बात करते हैं, तो अंदर हवाई जहाज में जो वायु होती है हवा, उसको शुद्ध करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम परऑक्साइड का। तो आप बात याद रखेंगे इसमें कि बंद कमरे की वायु को शुद्ध करने के लिए हम सोडियम परऑक्साइड का यूज करते हैं। आगे है सोडियम सल्फेट, जिसका नाम है फार्मूला Na2SO4, को हम ग्लोबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं, मतलब वैश्विक नमक के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, अगला बिंदु है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के निर्माण में नेल्सन सेल का प्रयोग किया जाता है। तो इतने बिंदु आपको इसमें याद रखने हैं। ठीक है,
इस क्लास से संबंधित जो PDF है वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इस क्लास की PDF को प्राप्त करें। पिछली क्लास की PDF भी मैंने वहाँ पे शेयर कर रखी है, तो आप उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।